तो आइए आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो नंबर सिस्टम होता है ये 2 टाइप्स का होता है। जितना भी अभी तक हमने नंबर पढ़ा है वो केवल 2 ही तरीके का है। यहाँ पर क्या पढ़ना है, इसके आगे वाली क्लास में क्या पढ़ना है, हम पूरा एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जो नंबर होता है हमने अभी अभी बताया कि वो 2 टाइप्स का हो जाएगा आपके पास। ठीक है, जो पहला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, वही आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। और जो दूसरा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, जेड से, और जेड इक्वल्स टू होता है a प्लस आई बी। यहां पर जो a और b होंगे, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर क्या होता है अभी आपको रियल नंबर में बताते हैं। ठीक है, यहां पर जो i होता है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट स्क्वायर -1, स्क्वायर रूट -1 होता है। ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और यहीं पर अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर उसको पढ़ना है तो उसके पहले हमको रियल नंबर पढ़ना होगा, जो कि 10th क्लास में है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप देखते हैं तो ये आपको अगली क्लास में मिलेगा, आपको 11th क्लास में। ठीक है, यहां पर 9th और 10th में केवल इतना दिया गया है रियल नंबर क्या होता है। तो थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब रियल नंबर की बात आती है तो अभी तक जो भी हमने नंबर पढ़े हैं, जो भी हमने नंबर पढ़े हैं, या तो वो डेसिमल के साथ आता है, या तो वो डेसिमल के साथ आता है, लाइक विद डेसिमल, विद डेसिमल, और या तो वो बिना डेसिमल के साथ आता है जिसको हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। उन सभी को हम बोलते हैं क्या भाई, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, जो भी नंबर आपने अभी तक देखा है, पॉजिटिव का हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो, हाँ वो फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं लिखे जा सकते हैं, वो भी अब आपको बताते हैं। यहां पर आपने जो भी अभी तक नंबर देख रखा है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या फिर अगर हम इसके राइट साइड में आएंगे -1, -2, -3, ठीक है, तो यहां पर जितने भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे वो सभी इंटीजर्स के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ये और ये और ये, इसका मतलब यहां पर जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स को भी अगर हम डिवाइड करें तो इंटीजर्स के भी कितने टाइप्स हो जाएंगे, 3 टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन सा टाइप्स हो जाएगा, पहला तो हो गया पॉजिटिव, क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दूसरा हो गया अगर यहां पर देखें तो सारे नेगेटिव नंबर हैं तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। और यहां पर ये जो होता है इसको बोला जाता है क्या, 0 इंटीजर। 0 इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर इंटीजर को कैटेगराइज करेंगे तो इंटीजर भी 3 टाइप्स का हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंटीजर। अब अगर बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर के कई सारे नेम हैं। जैसे आप इसी को बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसी का दूसरा जो नाम होता है वो है काउंटिंग नंबर। क्या है, काउंटिंग नंबर। इसी का दूसरा नाम जो है वो है काउंटिंग नंबर।
ठीक है, इसका मतलब इसके कई सारे नेम हो गए। पहला तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हो गया नेचुरल नंबर और तीसरा हो गया काउंटिंग नंबर। आगे देखते हैं। अब अगर बात की जाए होल नंबर की, तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड होता है, और जैसे ही नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर हो या काउंटिंग नंबर हो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होते। अगर आपसे बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा, तो वो 1 होगा। लेकिन अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर और देखना है, वो ये देखना है कि होल नंबर किसको किसको मिला करके बोला गया है, जीरो इंटीजर को और पॉजिटिव इंटीजर को। इसका मतलब क्या है कि जो होल नंबर है उसके भी 2 कैटेगराइज हो जाएंगे, एक तो जीरो इंटीजर हो जाएगा, दूसरा नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो हम ये कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि होल नंबर जितने भी होंगे वो सभी इंटीजर्स होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव हमारे पास छूट जाएगा। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स बिलोंग्स टू जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। ये भी नहीं कह सकते हैं कि होल नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर होता है या होल नंबर केवल नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहां तक तो बात थी विदाउट डेसिमल नंबर्स की। अब अगर डेसिमल वाले नंबर्स की बात की जाए, विद डेसिमल वाले नंबर्स की बात की जाए, तो यहां पर जो इसका कैटेगरीज होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिएगा। एक तो आपने पढ़ा है टर्मिनेटिंग नंबर। क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा जो आपने पढ़ रखा है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इसको आगे हम देखते हैं। देखिएगा, तो अभी हमने बताया यहां पर कि जो विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल नंबर होंगे, विद डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है, इसके हमने बोला कि इसके 2 कैटेगरीज होंगे। जो पहला कैटेगरी होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। और जो दूसरा होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब अगर आगे बात करें हम कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, तो होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स दिया होता है, जब कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है और आप उसको सॉल्व करके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, सपोज दैट आपके पास एक नंबर दिया गया है क्या, 5/2, जब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। इसके आगे और कोई आंसर तो नहीं हो सकता है, आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपके पास कोई भी नंबर हो जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो और अगर आप डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और एग्जैक्ट आंसर आपका आ चुका है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है फिनिश, वहां से वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। 2.5 हो गया भाई, 3.5 हो गया, 3.2 हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब अगर आगे बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है, जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आए। अब एग्जैक्ट आंसर नहीं आने के भी 2 रीजंस हो सकते हैं, उसके भी 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा भाई, पहला केस ये होगा कि जब एग्जैक्ट आंसर नहीं आए तो कोई एक फिक्स ऑर्डर में नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। हाँ, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा लेकिन क्या होगा, एक फिक्स ऑर्डर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। और दूसरा एक ऐसा भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा जो कि कभी एग्जैक्ट आंसर उसका आने ही नहीं वाला है, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा टर्म होगा ही नहीं जो कि एक फिक्स ऑर्डर में हो और बार बार रिपीट करे।
तो इसके भी दो कैटेगरीज हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के भी दो कैटेगरीज हो जाएंगे। जो पहला कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्रूटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और दूसरा जो कैटेगरीज हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसके भी दो कैटेगरीज हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके नंबर हम एक एग्जांपल दे देते हैं। सपोज दैट यहां पर आ गया 3.3333 या फिर आ गया 2.16161616, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की बात करेंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा 0.162345। यहां पर देखिएगा एक ऑर्डर था जो कि रिपीट कर रहा था, यहां पर 3333 का ऑर्डर था जो कि रिपीट कर रहा था। यहां पर बात करेंगे तो 16161616 का ऑर्डर रिपीट कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब यहां पर एक ऑर्डर होगा, नंबर्स का ऑर्डर होगा। एग्जैक्ट आंसर तो यहां पर भी नहीं आने वाला, लेकिन एक फिक्स ऑर्डर होगा जो कि रिपीट करेगा। वहीं पर बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स की, तो वहां पर जो नंबर्स होंगे उसमें ऑर्डर्स रिपीट नहीं होंगे, और जब ऑर्डर्स रिपीट नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहां पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं होते, लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो ये सभी नंबर्स भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। एक और आता है जो कि होता है पाई, ये भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो रियल नंबर्स होता है वो केवल 2 टाइप्स का होगा। कैसे 2 टाइप्स का होगा, देखिएगा, एक होगा रैशनल और दूसरा होगा इरैशनल। रैशनल्स क्या होते हैं, रैशनल की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं कि रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर की डेफिनेशन की, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी भाई, कि कोई भी नंबर हो जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में डिराइव कर सकें, लिख सकें, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, और जहां पर Q की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर रैशनल नंबर का मतलब हो गया कि P अपॉन Q के फॉर्म में आप उसको डिराइव कर सकें, जहां पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, लेकिन जो Q होगा वो 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम बात करें अभी यहां पर देखिए, यहां पर जितने भी इंटीजर्स हैं, यहां पर अगर इंटीजर्स में हर एक में डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है, हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में जब 1 लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। क्योंकि अभी आपने बताया कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है कि P अपॉन Q के फॉर्म में बस लिख सके, और यहां पर जितने भी P हैं यानी कि न्यूमिनेटर्स जितने भी होंगे वो सभी तो इंटीजर्स हैं ही, और डिनोमिनेटर में सभी में 1 लिया जा सकता है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। आगे अगर बात करें हम यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में भी अभी हमने बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में भी अभी हमने इसका एग्जाम्पल दिया था क्या, कि 5/2 होता है। यहां पर जो 5 है और जो 2 है ये भी दोनों क्या हैं, ये भी दोनों इंटीजर्स नंबर है। और अभी हमने बताया कि अगर दोनों ही इंटीजर्स नंबर हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इसको भी आप जैसे इसका अगर हम देखेंगे तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10/3 के फॉर्म में। 10/3 को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 3.3333, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम इसको
एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास रियल नंबर होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसकी केवल 2 कैटेगरीज होंगी। उसकी केवल कितनी कैटेगरीज होंगी? 2 कैटेगरीज होंगी। जो पहली कैटेगरी हो जाएगी वो हो जाएगी रैशनल नंबर की। क्या? रैशनल नंबर की। ठीक है। और जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं, यहां पर अभी हमने बताया कि जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे वो सभी रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर्स के साथ साथ जितने भी आपके पास विद डेसिमल में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो भी सभी क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। और आगे हमने बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स जितने भी हो जाएंगे वो भी सभी रैशनल नंबर हो जाएंगे। बचा कौन? बचा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ये हो जाता है इरैशनल। ठीक है। इरैशनल होता है स्क्वायर रूट, अभी हमने बताया जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो सभी हो जाएंगे, और जो पाई की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? इरैशनल नंबर्स होती है। यहां पर हमको रैशनल और इरैशनल पढ़ना था जो कि हमने देख लिया। यहां पर इस क्लास में हमको पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले पढ़ना होगा, हमारे पास जो चीजें होंगी वो होगा यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब यहां पर एक सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि अभी तक आपने पढ़ा था क्या? थ्योरम। ये आ गया लेमा, ये नया वर्ड क्या है भाई? तो जो थ्योरम होता है वो क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, और लेमा क्या होता है? उसी स्टेटमेंट का एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जो कि उसी स्टेटमेंट को प्रूव करता है। तो डिवीजन लेमा यहां पर हमको देखना है, क्योंकि जो डिवीजन लेमा है इसका मतलब इसका कोई ना कोई थ्योरम भी रहा होगा, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो यहां पर लेमा दे दिया गया है। तो इसका थ्योरम क्या होता है? डिवीजन थ्योरम आपने पढ़ रखा है, डिवीजन इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, इसलिए यहां पर नहीं दिया गया। केवल और केवल क्या चीजें दी गई हैं? आपको यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा फाइंड करना है। तो यहां पर यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहां पर वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब इंटीजर का मतलब हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड यहां पर जो q की वैल्यू होती है, q की वैल्यू भी एक इंटीजर नंबर होती है। r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी भी हो सकती है, कोई भी नंबर। लेकिन अगर हम r की वैल्यू देखेंगे वो हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहां पर जो हमारे पास b की वैल्यू होगी हमेशा उससे क्या होता है? छोटा होता है। उसके इक्वल भी नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि है क्या a, b, q और r। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है, वो है 13, और हमको इससे डिवाइड करना है। किससे? 5 से डिवाइड करना है। तो जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहां पर आएगा 3। ठीक है, ये जो हो गया ये हमारी क्या वैल्यू है? b की। ये जो वैल्यू है ये क्या है? a है। ठीक है, और ये क्या होगा? ये होगा q, और ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी r। ठीक है, सेम वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर क्वेस्टेंट रिमाइंडर। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये जो भी नंबर्स होते हैं पहले तो ये इंटीजर्स होंगे। देखिए a और b दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इसके बाद जो हमारा q का वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा।
और इंटीजर होने के बाद हमने जो r की वैल्यू बताई वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भी b की वैल्यू होगी हमेशा उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो जो कि दिख रहा है यहां पर r इज स्मॉलर देन b। ठीक है, तो ये था यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब आगे देखते हैं कि हम यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा इस क्लास में पढ़ते ही क्यों हैं, इसका भी कोई रीजन होगा। तो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा पढ़ने का केवल एक ही रीजन है, वो ये है कि यहां से हम किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? HCF फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें LCM और HCF की, तो LCM और HCF में देखेंगे तो LCM क्या होता है भाई, किसी भी नंबर्स का वो कोई भी, क्योंकि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, LCM और HCF में तो जब हमारे पास ज्यादा नंबर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो वहां पर LCM का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा और इन तीनों से पहला ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके, तो वो होता है LCM। और छोटा से छोटा नंबर जो इससे डिवाइड हो सके तो वो होता है HCF। ठीक है, अब LCM क्या होगा, उन सभी का एक कॉमन नंबर होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो उन सभी नंबर से हो सके डिवाइड। और LCM का मतलब ये हो गया, तो HCF का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि उन सभी नंबर्स को क्या करेगा, एक एक करके डिवाइड कर सकेगा, और वो छोटा से छोटा नंबर होगा। ठीक है, स्मॉलर नंबर। तो यहां पर यूक्लिड्स का बोला जाएगा आपके पास कि यूक्लिड्स का यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आपके पास है उसका यूज करके आपको किन्हीं भी नंबर्स का फाइंड करना है क्या, HCF। अब यहां पर अभी हमने बताया कि आपके पास केवल और केवल क्या होता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा, अभी हमने बताया कि A = BQ + R। यहां पर आपके पास केवल 2 ही नंबर्स हो सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे तो वहां पर यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा नहीं यूज किया जा सकता। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए केवल 2 नंबर होने चाहिए। तो एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 124, दूसरा है 24। ठीक है, यहां से हमको फाइंड करना है इसका HCF। कैसे HCF फाइंड करेंगे, इसका डिवीजन लेमा जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है उसका यूज करते हुए हमको फाइंड करना होगा HCF। तो यहां पर देखते हैं 124 और 24। अब यहां पर हमने जो A की वैल्यू है वो हमने 124 लिया, B की वैल्यू 24। ऐसा हमने किया ही क्यों, हम यहां पर ये 24 और 124 भी तो लिख सकते थे। ठीक है, तो ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा नंबर आएगा वो आंसर होगा इंटीजर। क्योंकि अभी हमने बताया था कि Q की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि अगर डेसिमल फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगी तो वो इंटीजर्स जरूरी नहीं है कि हो ही। ऐसा होता है कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन सभी फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में लिखे जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम करते क्या हैं, बड़े नंबर्स को लेते हैं A की प्लेस पर और छोटे नंबर्स को लेते हैं B के प्लेस पर। अब अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और प्लस यहां पर बचेगा 4। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहां पर आ गया आंसर? नहीं, इसको हम तब तक बार बार यही ऑर्डर्स रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा R का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, 4, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमको फिर से यही ऑर्डर्स रिपीट करने हैं। अब यहां सबसे बड़ी समस्या हुई कि हम A किसको लेट करें, B किसको लेट करें, क्योंकि अगर वो हो गया तो आगे का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाने वाला है। तो होता क्या है, जो पहले वाले नंबर का B था अभी वो बन जाएगा हमारे लिए A, और जो पहले वाले नंबर में R यानी कि रिमाइंडर आया था वो यहां पर बन जाएगा हमारा B। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स में तो आ जाएगा 24 और प्लस 0।
हो गया। हमारे पास जो रिमाइंडर था हमारा भाई वो 0 के इक्वल हो चुका है अभी। अब जब 0 के इक्वल रिमाइंडर आ चुका है तो इस स्टेप में देखेंगे, इसके पहले वाले स्टेप में देखेंगे, और यहां पर जो b का वैल्यू होगा, तो जो HCF होता है वो क्या हो जाएगा यहां पर 4, यानी कि जो भी b का वैल्यू होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमको करना क्या है, सबसे पहले हम नंबर्स लेंगे, उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वो a के प्लेस पर रखा जाएगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो कहां पर रखा जाएगा, b के प्लेस पर। इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हो जाएगा हमारा जो b के प्लेस पर लिखा है वही हो जाएगा हमारा HCF। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसी स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे, और स्टेप रिपीट करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी, a और b की जरूरत होगी। तो हमारा a क्या होगा, इसके पहले वाले स्टेप में जो b के प्लेस पर था वो यहां पर a के प्लेस पर आ जाएगा, और इसके पहले वाले स्टेप में जो r के प्लेस पर होगा वो यहां पर आ जाएगा, किस प्लेस पर, b के प्लेस पर। और इसके बाद अगेन हम करेंगे उसी जो स्टेप था उसी स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। और ये स्टेप का रिपीटेशन तब तक होगा जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहां था ये HCF। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो कि हम 1 बाय 1 करके एक एक वीडियोस में बताते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।